नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत। आज दिन है सोमवार और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं इस पहले आर्टिकल को, जो कि पार्टिकुलरली बात करता है सॉवरेन कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित। भारत आने वाले समय में अपने आप को डिजिटल क्रांति में सबसे आगे ला कर के खड़ा रखना चाहता है। इसके लिए हम चाहते हैं कि डिजिटल क्रांति से जुड़ी सारी की सारी चीज़ें हमारे देश में ही निर्मित हों। ऐसा ना हो कि किसी एक पार्ट के लिए कोई देश हमारे ऊपर दबाव डालना दबाव डालना चालू कर दे और बोलने लग जाए कि आप मेरी बात मानो, नहीं मानोगे तो मैं इसकी सप्लाई आपको रोक दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत को स्वतंत्र स्वायत्त कंप्यूट अवसंरचना का निर्माण करना पड़ेगा। इसके क्या अवसर हैं और इसको लेकर के क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो मुद्दा है एकदम लेटेस्ट है। इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो देखिए, आज के दौर में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी ग्लोबल कंपटीशन के सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। डेटा की डिमांड बढ़ते जा रही है। इसके अलावा बड़े लेवल पर एआई मॉडल डेवलप करने के लिए हाई लेवल कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हर देश महसूस कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने इंडिया एआई कंप्यूट मिशन चालू किया और उसने ये फील किया कि हम हमारे देश में सोवरेन कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इसका उद्देश्य था कि भारत ग्लोबल टेक्निकल रेस में आत्मनिर्भर बन जाएगा और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता घटा देगा। सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों कि सॉवरेन कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। स्वायत्त कंप्यूट अवसंरचना का मतलब होता है ऐसी कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग की व्यवस्था जो हमारे देश के अंदर ही बनेगी, भारत के कंट्रोल में रहेगी और जिसमें बाहरी देशों या फिर कंपनियों की निर्भरता बिल्कुल जीरो रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत में खुद के सुपर कंप्यूटर, डेटा सेंटर्स और एआई चिप डेवलप होते हैं तो भारत को किसी अमेरिकी कंपनी से सर्वर किराए पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने इस मामले में बहुत सारी पहल की है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है इंडिया एआई कंप्यूट मिशन। भारत सरकार ने इस दिशा में एक योजना चालू करी। कंपनियों को कंटिन्यूअस इम्पैनलमेंट मतलब निरंतर आप आवेदन दे सकते हैं किसी भी डेट को, ताकि वे एआई कंप्यूट और अन्य सेवाएं प्रोवाइड कर सकें और कमाई कर सकें। सेकंड नंबर में आ जाता है बिडिंग की प्रोसेस। बोली की प्रक्रिया सिस्टम इसमें रखा गया है, जिसमें कंपनियां सबसे कम कीमत पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपटीशन करेंगी। सरकार ने यह भी डिसीजन लिया था कि हेल्थ, एजुकेशन, इस प्रकार के यदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का, तो इसमें आपको 40% छूट भी मिल जाएगी। मतलब जैसे आप 100 रुपये की बोली लगा रहे हैं तो 40 रुपये सरकार अपनी जेब से देगी, आपका खर्चा होगा मात्र 60 रुपये। अब इससे क्या शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस हो सकता है। हमारे देश में तेज़ी के साथ एआई कंप्यूट रिसोर्सेज की उपलब्धता बढ़ते जाएगी। प्राइवेट कंपनियों को सरकारी सहायता से नए नए प्रोजेक्ट चालू करने के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा स्टार्टअप एंड रिसर्चर्स को सस्ते दामों पर कंप्यूट फैसिलिटीज़ मिल पाएगी। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या इमर्जिंग चैलेंजेस हो सकते हैं। पहले नंबर की बात यह है, मार्केट डायनामिक्स के ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। कैसे करके प्रभाव पड़ सकता है? सरकार ने सबसे कम बोली, लोवेस्ट बिड लगाने वाले को काम देने की नीति अपनाई है। इससे कंपनियां कंपटीशन में टिकी रहने के लिए जबरन अपना रेट डाउन करेंगी। कई बार बाजार मूल्य से 89% तक रेट गिर जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है, क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रभावित होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करने के लिए पैसे फिर बचने वाले नहीं हैं कंपनियों के पास, क्योंकि इतने कम में वो काम कर रही हैं अपने जेब से ही, यदि वो भर रही हैं तो फिर दिक्कत पैदा हो जाती है।
जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एआई स्टार्टअप 100 रुपये में काम करने वाला मॉडल सिर्फ 11 रुपये में ऑफर कर रहा है, सरकार को बोल रहा है कि 100 की जगह मैं 11 रुपये में आपका काम कर दूंगा, सुपर कंप्यूटर बना दूंगा, तो यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ी तो वो करेगी, सस्ती सुविधाएं प्रोवाइड कर देगी, ख़राब सुविधाएं, नकली चीज़ लगा देगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइवेट डिमांड की कमी। भारत में निजी क्षेत्र में अभी भी एआई कंप्यूट रिसोर्सेज की मांग बहुत कम है। योट्टा जैसे बड़े वेंडर ने बताया है कि उनके NVIDIA H100 चिप्स का केवल 25% मांग भारत से आती है, बाकी विदेशों से आ रही। इसका मतलब ये हो गया है कि सरकारी सब्सिडी के बावजूद भी भारत में निजी निवेश और उपभोक्ता मांग लिमिटेड है। इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगला कदम है हर्डल्स फॉर यूज़र्स भी क्या क्या चीज़ें फेस कर सकते हैं। जो स्टार्टअप संस्थाएं या फिर स्टार्टअप इस मिशन से कंप्यूट सुविधा लेना चाहती हैं, उन्हें कई सारी जटिल प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले तो आप स्टार्टअप इंडिया में जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ। दूसरे नंबर की बात यह है एआई या फिर मशीन लर्निंग में अनुभव साबित करना ज़रूरी है। फिर रेवेन्यू और फंडिंग की शर्त पूरा करो। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन और मंजूरी सरकारी समिति के द्वारा होगा। इतने सारे झंझट से कोई भी गुजरना नहीं चाहेगा। ये जो प्रक्रिया इसमें रखी गई है छोटे इनोवेटिव स्टार्टअप को हतोत्साहित करती है, तेज़ी से एक्सपेरिमेंटेशन करने में बाधा डालती है। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना की डीप सीक कंपनी ने बिना सरकारी रुकावट के सस्ते में बड़े मॉडल बना के दे दिया, जबकि भारत में स्टार्टअप्स को हर कदम पर कागजी कार्रवाई से जूझना पड़ता है, इसलिए हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। अब लॉन्ग टर्म रिस्क की भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सरकार यदि किसी भी चीज़ को अपने मुट्ठी में लेना चाहे तो इससे जो स्वाभाविक ऑटोमेटिक वृद्धि हो रही वो रुक जाती है। यदि मुख्यतः सब्सिडी पर आधारित मांग पैदा होगी तो निजी कंपनियां भविष्य में बिना सरकारी सहायता के टिक नहीं पाएंगी। भारत की वर्तमान GPU कैपेसिटी 19,000 है लगभग, जबकि वैश्विक मानकों के सामने बहुत कम है। एग्जाम्पल के तौर पर मेटा अकेले $10 बिलियन के डेटा सेंटर्स बना रहा है, तो भारत तो उसके आगे कुछ नहीं है। वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि भारत को अधिक स्वतंत्र बनाना है। सबसे पहले तो कंपनियों को इनोवेशन और क्वालिटी के आधार पर काम दो, ना कि केवल दाम के आधार पर। सेकंड नंबर में आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलिंग। एनर्जी सप्लाई का हमें विस्तार करना चाहिए क्योंकि बड़े कंप्यूटर सेंटर्स भारी बिजली की खपत करेंगे। इसके बाद हमारा जो इंपोर्ट है उसको सिंप्लीफाई करना है। उच्च स्तरीय एआई हार्डवेयर जैसे कि GPU चिप्स के आयात में अनावश्यक जो बाधाएं हैं उन्हें कम करना पड़ेगा। चौथे नंबर में एडेप्टेबिलिटी टू टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। भविष्य में कंप्यूट की मांग ट्रेनिंग से इन्फेरेंस की ओर जाने वाली है। नई चिप कंपनियों के उभरने से बाजार में कीमतें घटेंगी। सरकार को बाजार को लचीला बनाए रखने की ज़रूरत है। कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि भारत द्वारा सॉवरेन कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की पहल एक सराहनीय कदम है जो देश को तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे लेकर के जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा सरकारी कंट्रोल हो जाए, प्रक्रियाएं जटिल हो जाएं, तो इससे जो रिसर्च है वो प्रभावित होता है। ये ज़रूरी है कि भारत को और अधिक स्वतंत्र बनाया जाए। ऊर्जा और तकनीकी अवसंरचना में भारत निवेश करे और निजी कंपनियों को रिनोवेशन के लिए हमें प्रेरित करने की ज़रूरत है। इस प्रकार भारत न केवल अपने आंतरिक उपयोग बल्कि वैश्विक लेवल पर भी, ग्लोबल लेवल पर भी कॉम्पिटिटिव एआई कैपेसिटी डेवलप कर सकता है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड वाले एडिटोरियल की तरफ, जो कि बात करता है पार्टिकुलरली आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है हमारे देश में जो बिजनेस चल रहे हैं, कंपनियों के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको कैसे करके हम निपटारा कर सकें। भारत में आर्बिट्रेशन की बातचीत में इलाइट आर्बिट्रेटर को डेवलप करने की ज़रूरत पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर 250 शब्दों में हमको आंसर राइटिंग करना है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। भारत की इकोनॉमी जब तेज़ी से बढ़ रही है तो ये एकदम ऑटोमेटिक बात है कि कई लोग सोचने लगेंगे कि भारत में
आर्बिट्रेशन तेजी से बढ़ेगा और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देगा। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है व्यावसायिक विवादों का अदालत के बाहर हल करना। आजकल भारत में चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो क्रॉस बॉर्डर हो, व्यापार बढ़ते जा रहा है, इसके साथ ही साथ कमर्शियल डिस्प्यूट भी बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत की अदालतें पहले से ही ओवरबर्डन हैं एंड स्लो हैं। वे जल्दी से ऐसे झगड़े सुलझा नहीं पाती हैं, जबकि ऐसे झगड़ों में काफ़ी अच्छी खासी मोटी रकम जुड़ी हुई रहती है और जल्दी फैसला लेना पड़ता है। इसलिए अब लोग आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता की तरफ रुख कर रहे हैं, खास तौर पर स्पेशलाइज्ड आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ, जैसे कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। इस प्रकार के आर्टिकल और भी हम लोग डिस्कस किए हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए, इसलिए इसको भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं। ये सही है कि भारत में आर्बिट्रेशन का चलन बढ़ रहा है, लेकिन क्या भारतीय आर्बिट्रेशन सिस्टम वास्तव में उतना मजबूत है जितना चाहिए? ज़्यादातर बातचीत में देखा जाए तो भारत में लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स या फिर अदालत के दखल को कम करने पर चर्चाएं होती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, लोग यानी जो खुद फैसले ले रहे हैं, मतलब मध्यस्थ आर्बिट्रेटर्स, उनकी स्थिति पर हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। ह्यूमन कैपिटल के महत्व का यहाँ पर बताया जाता है कि ह्यूमन कैपिटल का आखिर इम्पोर्टेंस क्या है। किसी भी कानूनी प्रणाली की सफलता सिर्फ उसके लॉ से नहीं होती है, बल्कि उससे जुड़े मतलब ह्यूमन कैपिटल से होती है। आर्बिट्रेशन में ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है आर्बिट्रेशन के वकील, आर्बिट्रेशन के आर्बिट्रेटर, मतलब इसमें लॉयर और निर्णायक, जज कह सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी आर्बिट्रेटर की होती है, क्योंकि वे ये बताते हैं कि आर्बिट्रेशन कैसे चलेगा, जैसे कि किस तारीख पर सुनवाई होगी, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ वे फैसला भी सुनाते हैं, जो बाद में अदालत में चुनौती जिसको आप दे सकते हैं। इसलिए आर्बिट्रेटर्स भारतीय आर्बिट्रेशन प्रणाली के सेंटर पॉइंट माने जाते हैं। अब यहाँ पर हमको कुछ बिग गैप देखने को मिला है। भारत में जब आर्बिट्रेशन की बात होती है तो लॉयर्स की ट्रेनिंग बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, लेकिन आर्बिट्रेटर्स को बेहतर बनाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। मार्च 2024 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सवाल भी उठाया था, भारत के आर्बिट्रेटर्स को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नियुक्त क्यों नहीं करते हो आप? उनकी बात सही है, क्योंकि जब दुनिया के बड़े आर्बिट्रेशन मामलों की लिस्ट देखोगे तो भारतीय आर्बिट्रेटर्स का नाम मुश्किल से ही मिलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि भारत में आर्बिट्रेटर्स की संख्या बढ़ क्यों नहीं रही है? इसका मुख्य रीज़न है भारत में अच्छा आर्बिट्रेटर सिर्फ रिटायर्ड जज को ही माना जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को आर्बिट्रेटर बना देते हैं हम। सोच होती है कि जज का जो उनका अनुभव रहा है उसे अपने आप अच्छा आर्बिट्रेटर बना देगा, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। जून 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक रिपोर्ट दिया। इसमें बताया जाता है कि आर्बिट्रेशन बहुत लेंदी और एक्सपेंसिव हो रही है। आर्बिट्रेटर्स कोर्ट जैसी प्रक्रिया चला रहे हैं, उनके फैसले कमज़ोर तर्कों पर आधारित होते हैं और अक्सर अदालतों में रद्द हो जाते हैं, इसलिए ये कोई काम के नहीं रह गए हमारे। इसका मतलब ये हो गया है कि सिर्फ जज होने से कोई व्यक्ति अच्छा आर्बिट्रेटर नहीं बन जाता है। आर्बिट्रेशन एक अलग तरह का स्किल मांगता है। अब दो कंपनियों के बीच के विवाद को सुलझाना है तो जो जज बैठा है सुलझाने के लिए, उसके पास में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पहले नंबर की बात तो यह है उसको लॉ की गहरी समझ होना चाहिए। सेकंड नंबर की बात यह है डिस्प्यूट मैनेजमेंट का भी नॉलेज उसको होना चाहिए। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन, हर मामले में एक जैसा कोर्ट वाला तरीका आप नहीं अपना सकते। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना ज़रूरी होता है, जैसे कि ICC एंड SIAC जैसे संस्थाओं के नियम भी हमें समझने की ज़रूरत है। फिर सॉफ्ट स्किल्स की भी ज़रूरत है। अन्य देशों के आर्बिट्रेटर्स के साथ बैठ कर के बातचीत करने की ज़रूरत है, सभी को अपनी राय से सहमत कराना। छठवें नंबर का जो स्किल की ज़रूरत है वो है जजमेंट और अवार्ड लिखने में अंतर समझना।
अदालत का जजमेंट अलग तरह का होता है। आर्बिट्रेशन अवार्ड में बड़ी बारीकी से सबूत, गवाही और वित्तीय विश्लेषण, फाइनेंशियल एनालिसिस तय करना पड़ेगा। ये दो चीज़ को डिफरेंस को आपको समझने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि कोर्ट जज जैसा आर्बिट्रेटर अगर पुराने कोर्ट के तरीक़ों से आर्बिट्रेशन चलाने लग जाए, केस लंबा खींचेगा, खर्चा बढ़ते रहेगा और फिर फैसला अदालत में रद्द हो जाएगा। वहीं एक अच्छा आर्बिट्रेटर यदि है तो वो तेज़ी से काम करेगा, पार्टीज़ को फ्लेक्सिबिलिटी देगा, ग्लोबल तरीके अपनाएगा और ऐसा अवार्ड देगा जो मजबूत होगा और कोर्ट में टिकाऊ भी रहेगा। व्हाट इम्प्रूवमेंट आर नीडेड। पहले नंबर की बात यह है, आर्बिट्रेटर्स का ग्रुप डाइवर्सिफाई करो। मतलब सिर्फ वकील या फिर रिटायर्ड जजों तक सीमित मत रहो। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठाओ, इंजीनियर बैठाओ, फाइनेंस एक्सपर्ट बैठाओ, इनको भी आर्बिट्रेटर बना सकते हो। इससे अलग अलग ज़रूरत वाले मामले का फैसला और भी ज़्यादा अच्छा होगा। फिर ट्रेनिंग एंड एक्रेडिटेशन की बात करते हैं। हर आर्बिट्रेटर को सर्टिफिकेट कोर्स कराना ज़रूरी बना दो। स्पेशल वर्कशॉप और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग दिलवाओ। आर्बिट्रेशन को कोर्ट लिटिगेशन का छोटा भाई नहीं बल्कि एक अलग और सम्मानित प्रोफेशन माना जाना चाहिए। कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि भारत का आर्बिट्रेशन सिस्टम तभी मजबूत बनेगा जब हम आर्बिट्रेटर के ह्यूमन कैपिटल को भी उतना ही महत्व देंगे। उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार तैयार करना है, कोर्ट के पुराने तौर तरीक़ों से बाहर निकलना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो भारत न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरे विश्व में आर्बिट्रेशन के क्षेत्र में एक बड़ा और भरोसेमंद नाम बन जाएगा। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं इस आर्टिकल को, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा है। पार्टिकुलरली तमिलनाडु के जो 2 लीडर हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया है। अब इनके ऊपर क्या केस लगा था, इसके ऊपर में यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, देखिए, तमिलनाडु सरकार के 2 मंत्री हैं जिनका नाम है के पोनमुदी और वी सेंथिल बालाजी। के पोनमुडी फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, वी सेंथिल बालाजी इलेक्ट्रिसिटी प्रोहिबिशन एंड एक्साइज मिनिस्टर हैं। रविवार के दिन इनको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? अब यहाँ पर हम एक एक बात को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर के स्टालिन ने गवर्नर RN रवि को रिकमेंड किया, सिफारिश किया कि दोनों मंत्रियों का इस्तीफ़ा आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके साथ ही साथ मानो थंगराज को नए मिनिस्टर के तौर पर कैबिनेट में शामिल करने की उन्होंने सिफारिश किया था। अब नया जो मिनिस्टर बना है उसका शपथ ग्रहण होगा सोमवार को राजभवन, राज्यपाल का सरकारी निवास में। इस्तीफे के बाद काम कैसे करके बांटा जाएगा? अब ये 2 लोग रिज़ाइन दे दिए हैं तो इनकी जगह में किनको किनको मंत्री बनाया जाएगा? तो इसमें बोला जा रहा है कि के पोनमुडी का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब मिल्क एंड डेयरी डेवलपमेंट मिनिस्टर RS राजकन्नप्पन को दे दिया जाएगा। सेंथिल बालाजी का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर SS शिवशंकर को दे दिया जाएगा। इसके अलावा उनके प्रोहिबिशन और एक्साइज डिपार्टमेंट, मतलब शराबबंदी और एक्साइज डिपार्टमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर S मुत्थुस्वामी को दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इनको इस्तीफा देना क्यों पड़ गया है। सेंथिल बालाजी के मामले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर बोल दिया है कि या तो सेंथिल बालाजी मिनिस्टर बने रहें या फिर जेल से छूटने की आज़ादी चुनें। याद रखिए कि सेंथिल बालाजी को जून 2023 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट कर लिया था। फिर वो 12 फरवरी 2024 को पहली बार मिनिस्टर पद से हटा दिए गए। इसके बाद 26 सितंबर को उनको बेल मिल गई, तो फिर से मिनिस्टर की कुर्सी में बैठकर बेल मिल गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सरकार ही चलाने लग जाओ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जज AS ओका और उज्जल भुयान ने क्लियर कर दिया, अगर वो मिनिस्टर बने रहेंगे तो वो विटनेस पर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। इससे
पूरी जो ट्रायल है, मुकदमे की प्रक्रिया ख़राब हो जाएगी। जस्टिस ओका ने तो ये भी बोला है कि शायद उन्हें जो बेल हम दिए हैं ना, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन कोर्ट ने आर्टिकल 21 के आधार पर उनको जमानत दिया था। पॉन मूडी के मामले की बात करें तो पॉन मूडी ने एक कंट्रोवर्शियल स्पीच दिया था। मतलब उन्होंने शैव संप्रदाय के लोगों और वैष्णव संप्रदाय के लोगों, इसके साथ ही साथ महिलाओं के खिलाफ गलत बातें बोली थी। इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया। कोर्ट ने ये पाया कि पॉन मूडी ने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका गलत फ़ायदा उठाया है, मिसयूज़ किया है। फिर एक वकील ने कोर्ट में PIL फाइल कर दिया, जिसमें डिमांड करी जाती है कि पॉन मूडी को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। मद्रास हाई कोर्ट की फर्स्ट बेंच ने तमिलनाडु सरकार और पॉन मूडी को 5 जून तक जवाब देने का टाइम पीरियड दिया है। अगला वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली इसरो के एक अभियान से जुड़ा हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का कम समय का, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का हॉट टेस्ट किया। मतलब इंजन को जला करके परीक्षण किया है सफलतापूर्वक। ये इग्निशन टेस्ट, मतलब इंजन को जलाकर चालू करने का जो परीक्षण है, जो कि 24 अप्रैल को किया गया था, ये दूसरा महत्वपूर्ण सेकंड माइलस्टोन है। इससे पहले 28 मार्च को पहला हॉट टेस्ट हुआ था, जो कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, सफलता है। इस परीक्षण टेस्ट में इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल, मतलब इंजन का वो हिस्सा जिसमें थ्रस्ट चैम्बर छोड़कर बाकी सभी सिस्टम शामिल थे, इसको 3.5 सेकंड के लिए हॉट टेस्ट करे थे। इसने इंजन स्टार्टअप सीक्वेंस, मतलब इंजन चालू होने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक वैलिडेटेड कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है। अब टेस्ट के दौरान इंजन को सफलतापूर्वक इग्नाइट किया गया, जलाया गया, और ये अपनी निर्धारित क्षमता रेटेड पावर लेवल के 60% तक ऑपरेटेड हुआ, जिससे इसका जो स्टेबल और कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस हमको पता चलता है। ये परीक्षण एक योजनाबद्ध एवोल्यूशन सीरीज़ का हिस्सा है, जो कि डिज़ाइन, इंटीग्रिटी और परफॉर्मेंस को वैलिडेट करने के लिए बनाए गए। इसमें लो प्रेशर और हाई प्रेशर टर्बो पंप, प्री बर्नर और कंट्रोल सिस्टम शामिल है। ये सारे परीक्षणों के रिजल्ट ने फुल सेमी क्रायोजेनिक इंजन के ऑपरेशनल सीक्वेंस इंजन को चरणबद्ध तरीके से ऑपरेट किया है, और इसको अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण क्रूशियल डाटा हमको प्राप्त हो गया है। यहाँ से आगे और भी क्वालिफिकेशन टेस्ट, मतलब पूरी तरह से इंजन को परखने के परीक्षण निर्धारित करे गए हैं, ताकि इंजन सिस्टम की व्यापक रूप से कंप्रहेंसिवली वैलिडेशन हो सके। ये अंतिमतः इसे इसरो के लॉन्च व्हीकल में शामिल करने का रास्ता बना देगा। हालांकि इसी बीच नासा इसरो के सिंथेटिक अपार्चर रडार निसार सैटेलाइट को GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च करने के लिए श्रीहरिकोटा में लॉन्च कैंपेन एक्टिविटीज़ पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा इसरो के GSLV लॉन्च व्हीकल के सेकेंड स्टेज को 24 मार्च को इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी से श्रीहरिकोटा लॉन्च कॉम्प्लेक्स तक रवाना किया गया, फ्लैग ऑफ किया गया। इस कार्यक्रम को V नारायण, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सचिव हैं और इसरो के चेयरमैन हैं, इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। आगे बोला जा रहा है कि इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर ने भी फ्लैग ऑफ सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। ये लिक्विड स्टेज विशेष रूप से आने वाले GSLV F-16 मिशन के लिए तैयार किया गया है, जो कि नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार निसार सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है।